मुझे याद है कि संघर्ष के दिनों में जब मैं या मेरे साथी किसी इंटरव्यू के लिए घर से निकलते थे तो हमारी माएँ हमें दही खिलाती थी। वो कहती थी कि दही खाकर घर से निकलने में सब शुभ होता है। हम जिस देश में रहते हैं वो ऐसी ही आस्था और आधुनिकता के विरोधाभास में जीता है। लेकिन जब ऐसी ही आस्थाएं और मान्यताएं सियासत के साथ चलने लगती हैं तो वो दिलचस्प हो जाती हैं। मैं जमशेद कमर सिद्दीकी गांव कनेक्शन की यूपी यात्रा के दौरान आज पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर में जो ऐसी ही एक मान्यता के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि जो भी नेता मुख्यमंत्री रहते हुए यहां आया या तो उसकी सरकार गिर गई या फिर वो अगला चुनाव हार गया। ये शहर है उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहलाने वाला नोएडा। इस मान्यता का इतिहास काफी पुराना है। 1988 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह नोएडा में कालिंदी कुंज का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसके बाद उनकी सरकार गिर गई थी। इसी तरह साल 1979 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी एक पार्क का उद्घाटन करने नोएडा के सेक्टर 11 गए और उसके फौरन बाद उन्हें भी उनकी कुर्सी गंवानी पड़ी। 1998 में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह नोएडा के एक कार्यक्रम में पहुंचे और इसके बाद उनकी भी सरकार गिर गई थी। ये सिलसिला 2004 में भी चलता रहा। तब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव एक स्कूल के उद्घाटन के लिए नोएडा गए और फिर वो दोबारा कुर्सी पर नहीं लौट सके। इसके बाद 2011 में मायावती नोएडा आईं और उसके बाद हुए चुनाव में सत्ता उनके हाथ से फिसल गई। तो क्या इस मान्यता का असर इस बार के चुनावों में पड़ेगा? यहाँ का वोटर क्या सोच रहा है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि नोएडा की जो आबादी है वो ज़्यादातर दूसरे इलाकों से आए हुए लोगों की है जो रोज़गार के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और जब कोई शख्स किसी नई जगह से आकर किसी शहर को अपनाता है तो उसके मुद्दे अलग होते हैं। वो एक नई नज़र से शहर को देखता है। तो यहाँ के लोगों के दिल में क्या है चुनाव को लेकर, चुनाव उनके लिए कितना ज़रूरी है या है भी या नहीं, ये हम जानेंगे आज यहाँ बहुत सारे लोगों से बात करके। सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी। अरे जागेंगे सबको जगाएंगे हम, जागेंगे सबको जगाएंगे हम। एक प्यारा सा है, एक प्यारा सा है, एक प्यारा सा नाटक दिखाएंगे। तो नोएडा में इसी के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं ये लोग नुक्कड़ नाटक के ज़रिए। जैसे उत्तर प्रदेश की सियासत की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं। क्या नोएडा में भी ऐसा है या नोएडा में इससे मतलब नहीं है? मैं नहीं समझता को नोएडा में कुछ इस किस्म की बात है और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी किस्म के बाहर के भी लोग हैं, दूर से आए हैं, परदेश से आए हैं, आबादी बाहर की है और फिर जागरूकता है, क्वालिफाइड है। ये नहीं कि वो जैसा कह दिया वैसा मान्य सोचते हैं, समझते हैं और उस हिसाब से ही वो वोट पड़ेगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, ये कौन सा इलाका है ये नोएडा का? सेक्टर 49 बरोला। सेक्टर 49 बरोला। तो यहाँ पे चुनाव का भी क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल बराबर है तीनों पार्टियों का। तीनों पार्टियों का बराबर है। हाँ। सबसे ज़्यादा बीजेपी है। सबसे ज़्यादा बीजेपी का है। तो अभी बीजेपी में से तो जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं उनको तो टिकट नहीं मिला। नहीं, तो अभी तो पंकज सिंह को मिला है। तो पंकज सिंह के पक्ष में कुछ फिजा लग रही है आपको? बहुत ज़्यादा फिजा। हाँ, 2 बार प्रचार हो चुका बरोला के अंदर उसका। तो आपको क्या लगता है किसके पक्ष में है माहौल अभी? देखो अब तो बीएसपी आ गई अब की बेर तो। अच्छा, आपका बीएसपी आ रही है? अच्छा, अगर नोएडा में काम करवाना तो बीएसपी जरूर आएगी। अब देखिए यहाँ पर अभी जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं वो है बिमला वातम जी। आज तक वो यहाँ पर भी नहीं आई। आप खुद रोड देख सकते हो, पानी यहाँ पे, सड़कें ठीक नहीं होती हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा ही बना हुआ है जी। क्योंकि और सबसे बड़ी बात ये है कि वो हमारे यहाँ से जीतने के बाद यहाँ कभी दिखते नहीं हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभी आप पंकज सिंह जी भी ले सकते हैं, उन्हें ये नहीं पता आज तक यहाँ पे सेक्टर कितने हैं। हमारे साथ सतीश जी मौजूद हैं जो रिजर्व बैंक में रिटायर्ड डीजीएम थे, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपने रिजर्व बैंक में काम किया है तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है, आपकी राय बड़ी अहम हो जाती है कि नोटबंदी से का क्या असर पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा? नॉर्मल ह्यूमन बींग्स
हम जैसे आम आदमियों के लिए ये प्रॉब्लम हुई और अभी भी हो रही है, क्योंकि मैंने देखा hundreds of the people are waiting outside Reserve Bank to exchange वो जो NRIs हैं, and it is problematic. नोटबंदी का असर तो पड़ा है, अच्छा, लेकिन इसमें वही बात है, अखिलेश भी कहते हैं, सभी कहते हैं, ये जो पैसा ये काला सफ़ेद नहीं है, ये लेन देन जो कर रहे हैं उससे सफ़ेद है। अब ये बहुत सारे हैं, ये पटाखे वाले हैं, ये अब इनके यहाँ पे अकाउंट नहीं है, तो दिक्कत तो निश्चित है ही। तो चुनाव का माहौल चल रहा है नोएडा में और सभी पार्टियां सत्ता में अपनी दावेदारी ठोक रही हैं। अगर हम अखिलेश सरकार के पिछले 4-4.5 साल के कार्यकाल को देखें तो आप उसको कैसे आंकते हैं, आपको क्या लगता है? नोएडा में तो वैसे भी समाजवादी पार्टी की सरकार फेलियर सरकार है। यहाँ का जो विकास और किसानों से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने हल किया है। आपको लगता है कि मौजूदा सरकार ने यूथ के लिए कुछ खास कुछ योजना है कि उससे यूथ को कुछ फ़ायदा हुआ है, लैपटॉप्स दिए? और बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि ये जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन और टैब डिस्ट्रीब्यूशन ये जो है, स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं, ये सब बहुत सही चीज़ हुई हैं पिछले 4 साल में, क्योंकि मैं भी उसका एक पार्ट था। मुझे भी लैपटॉप मिला था कॉलेज से, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। और मुझे ये पता है कि जैसे अगर मुझे लैपटॉप नहीं मिलता तो शायद मैं कभी बोलता भी नहीं घर पे लैपटॉप लेने के लिए। जनरली सबके घरों में यही होता है, अब आप नौकरी पे आएंगे तो अपना लैपटॉप ले लेंगे, जाहिर सी बात है। अब सबके मतलब सब घर पे उस पर नहीं लेवल पे होते कि लैपटॉप मांग लेंगे तो लैपटॉप मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको लगता है कि उससे फ़ायदा हुआ? बिल्कुल, इससे बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और वो एक इस तरह से पॉलिटिकल फ्रंट पे भी वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मेरी नॉलेज के हिसाब से तो मुझे बीजेपी इज़ बेटर देन अखिलेश, बिकॉज मोदी जो नए नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आए हैं वो डेवलपमेंट के लिए है, और उनकी जो सोच है वो थोड़ा डिफरेंट है। और मुझे तो मोदी जी से उम्मीद करता हूँ कि सारी इंडिया के माल बदल दो। ये अखिलेश सरकार बढ़िया है कि मोदी सरकार बढ़िया है कि बीएसपी आना चाहिए? क्या आपके लिहाज से व्यक्तिगत तौर पे कौन? अखिलेश की हमें बढ़िया है, हमारा सुविधा सहायता करा अखिलेश ने, और सब कुछ हमारे लिए सुविधा भी, जगह भी दी गई है। जगह भी दी हुई है? बैंक जो है ना सामने, वहाँ भी हमारी रेडी भी लग रही है, वहाँ हमें जगह दी गई। मेरे साथ मौजूद हैं नोएडा में एक छोटी सी दुकान चलाने वाली मालती जी। मालती जी की एक कहानी है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मालती जी, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन बच्चा पढ़ रहा था, मार देते हैं गज से गाड़ी निकसी, बारात घर से एक गेट तोड़ के स्कूल के अंदर घुस गई। बेटा ख़त्म हो गया, बेटा दीवार के तर से 10 मिनट के बाद उठाए गए, उसके बाद ख़त्म हो गया। चीर घर पहुँचा दे बेटा, उसको कुछ सजा नहीं हुआ, वो छूट गया, छुड़ा लिया, हमें बुलाया नहीं गया बीच में। नोएडा सेक्टर 15 में हमारी मुलाकात हेतराम जी से हुई। हेतराम जी पिछले 10 सालों से स्टिकर्स बेचते हैं। उनकी छतरी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और कारोबार हर तरह के स्टिकर्स मिलते हैं। बीजेपी बेहतर है। बीजेपी बेहतर लगी आपको? बीजेपी बेहतर है। अच्छा, क्योंकि क्या हुआ है, कोई समाजवादी ने कोई गरीबों को कोई फायदा नहीं पहुँचाया। अच्छा, हम आज से 10 साल से घूम रहा हूँ, ऐसे का ऐसा ही घूम रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो ये थी हमारी चुनावी कवरेज नोएडा से। नोएडा में हमने तमाम लोगों से बात की और उनकी राय जानी। एक बात जो हमने महसूस की तमाम लोगों से बात करने के दौरान वो ये थी कि हमें सभी लोग मिले लेकिन मतदाता नहीं मिला। क्योंकि हमने जिन लोगों से भी बात की सभी का एक अपना पक्ष है, उनकी एक फेवरेट पार्टी है और वो उस पार्टी का कोई भी आलोचनात्मक पक्ष नहीं सुनना चाहते, चाहे वो तीनों पार्टी में से, चाहे वो बीएसपी हो, बीजेपी हो या सपा कांग्रेस हो। अगर वो किसी एक पार्टी के समर्थक हैं तो वो समर्थक के तौर पे बात करते हैं, ना कि मतदाता के तौर पे। ये एक गलत परंपरा है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। बहरहाल जो भी है, बट एक मत तो है उनका, और ये इसी मत के आधार पर सरकारें बनती हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में रविकांत मिश्रा, पंकज सिंह या सुनील चौधरी में से कौन सत्ता पर अपनी दावेदारी ठोकता है और सरकार बनाता है। मैं जमशेद कमर सिद्दीकी अपने सहयोगियों उस्मान आरिफ, विनोद पंत और मनोज श्रीवास्तव के साथ आपसे ये वादा करता हूँ कि चुनाव के और ज़्यादा पहलू हम आपको यूँ ही दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए गाँवकनेक्शन.com।